दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल APMN एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। एक कंप्लीट फार्मूला रिवीजन क्लास इसे बोला जा सकता है, पर परेशान मत हो, जिन लोगों को फार्मूला पहले से नहीं पता है उनके लिए एक तरीके से नई क्लास है। जिनको फार्मूले आते हैं उनके लिए तो एक रिवीजन क्लास हो जाएगी, और ख़ास तौर से क्लास 10th के लिए तो ये एक बहुत ही बेस्ट क्लास होने वाली है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बेस्ट क्लास होने वाली है। तो मैं आपको इसमें छोटे से लेकर के बड़े तक का एडवांस लेवल तक का जो फार्मूला बनता है वो मैं इसमें कराऊंगा। जो क्लास 10th के लिए पॉसिबल फार्मूले हैं जो उनको आने चाहिए उन पे ज़्यादा गौर करेंगे, और जो ऐसे हैं कि मतलब उनके बारे में उन्हें पता हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सिलेबस हट चुका है तो ज़्यादा तक मैक्सिमम फार्मूले भी हट गए हैं, कुछ कुछ चीज़ें बची हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ ही बताएं, सब कुछ ही सीखो, ज़्यादा बेटर है। तो चलो शुरुआत हम लोग करेंगे। फर्स्ट नंबर देखो, गिवन दिया गया है कि राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उनकी साइड्स के साथ में इसमें रेशियो बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। यानी एक समकोण त्रिभुज जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वर्क किस पे करता है, इस पे करता है। अब ध्यान से समझना इसमें भी क्या क्या है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे भाई ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और 90 डिग्री में से हम अगर इसका नाम लिख देते हैं ABC, ध्यान से समझना इस बात को, ABC, तो आप बोलोगे इसका मतलब भैया ये हुआ कि ये वाली जो नीचे वाली भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। यानी हम इसे स्मॉल b से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं? स्मॉल b से दिखा देते हैं। ये वाली भुजा जो है इसे कर्ण बोलते हैं, ये हाइपोटेनस h से दिखाई जाती है। और ये वाली भुजा जो होती है इसे लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारी हाइपोटेनस है। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना कि मैं इस वाली भुजा को स्मॉल b इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है इस वजह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग b ऑलरेडी नाम ले चुके हैं, तो वो फिर रिपीट हो जाएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसको स्मॉल b मैंने लिख दिया है। चाहो तो आप इसको स्मॉल h बोल सकते हो और इसको स्मॉल p बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको भुजाएँ पता चल गई कौन सी कहाँ पर होती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं आपको चाहूँगा कि आप और समझ लें, जो आपको इसमें दिक्कत दे सकती है आगे अगर आप अभी नहीं समझते हैं तो। वो ये बात होती है मेरे भाई कि अगर कोई हमने इस तरीके से एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री का बना दिया गया। अब यहाँ से देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब आप एक बात याद रखो कि जो ये कर्ण होती है जिसे हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं, स्मॉल h, ये जो हाइपोटेनस है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये किसी भी ट्रायंगल की जो एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो पूछा जाए कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है, तो बोलोगे स्मॉल h यानी कर्ण, हाइपोटेनस। मैं दोनों भाषाओं में इसलिए बताता हूँ कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो CBSE UP दोनों बोर्ड से होते हैं, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल वीडियो हो जाए। तो ये आपको समझ में आ गया हाइपोटेनस किस तरीके से वर्क करेगा। ये A था, ये B था, ये C था। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं थीटा यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से सुनना, ये मैंने एक एंगल बनाया थीटा, ये मैंने एक एंगल बना दिया मेरे भैया थीटा। तो जो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा होगी, ये जो जस्ट सामने भुजा होगी थीटा के, इसे हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। अब आप बोल रहे हो कि भैया अभी तो आपने बताया कि जो सीधी रेखा है वो परपेंडिकुलर है, जो नीचे पड़ी रेखा है वो बेस है, जो सबसे बड़ी रेखा है वो हाइपोटेनस है, अभी आपने बताया। अब इसमें आप अलग क्या बताना चाहते हो? ध्यान से सुनो, हम अलग क्या बताना चाहते हैं। कई सिचुएशन ऐसी आएंगी मेरे भाई जब थीटा यहाँ पे नहीं देगा, आपसे बोल देगा कि बताओ अगर हम लोग इस एंगल ए पर थीटा बना लें, अगर यहाँ पे थीटा बना लें, ये थीटा है मान लो, तो बताओ क्या आप तुम्हारे हिसाब से परपेंडिकुलर खड़ी रेखा रहेगी? बिल्कुल नहीं। थीटा के जस्ट सामने कौन सी भुजा अब हो गई? आप बोलोगे ये वाली आ गई है, इसका मतलब अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। तो थीटा का मान अगर मेरा चेंज होता है तो वो मेरे भाई याद रखना परपेंडिकुलर और बेस को जो है वो आपस में चेंज कर देता है। किसके अकॉर्डिंग करेगा ये आप समझो कि थीटा के सामने वाली जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और थीटा जिसके सपोर्ट में बना है, जो एडजेसेंट साइड है, वो हमारी बेस हो जाएगी। संगत भुजा जो है वो बेस हो जाएगी, और जो खड़ी भुजा है उसके सामने की जस्ट सामने वाली ऐसे वाली, ये वाली जो है ये लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मेरे भाई आपको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाइपोटेनस जो होता है मेरे भाई ये सबसे लार्ज साइड होती है, आप याद रखो राइट एंगल ट्रायंगल की। अगर आपसे पूछा जाए परपेंडिकुलर क्या होता है, तो परपेंडिकुलर से याद रखना कि अपोजिट साइड होती है एंगल के जस्ट सामने वाली। और अगर हमसे पूछा जाए
नेक्स्ट नंबर पे कि जो हाइपोटेनस है वो क्या है, तो हाइपोटेनस हमेशा देखो 90 डिग्री के सामने अपोजिट साइड होगी, 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा। तो आप बोलोगे जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है, राइट एंगल के जो अपोजिट है उसे हम हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आप बोलोगे जो अपोजिट है मेरे भाई दिए गए एंगल यानी थीटा के, उसे हम परपेंडिकुलर लंब बोलेंगे। और जो मेरी एडजेसेंट यानी संगत कोण के साथ वाली भुजा है, संगत भुजा, उसे हम बेस यानी आधार बोलेंगे। तो अगर मैं एक चित्र बना करके आपसे सिंपल सी बात कहूँ, बहुत एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बता दो, अगर मैंने तुम्हें इस तरीके से एक ये ट्रायंगल बना कर दे दिया और मैंने बोल दिया कि थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो बता दो कि लंब क्या होगा। बोलोगे थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर यानी लंब। मैं तुमसे बोल दूं कि बताओ अच्छा भैया अगर यहाँ पे बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा जैसे होता है बीटा यहाँ पे है, तो बीटा के हिसाब से एंगल बीटा के हिसाब से बताओ लंब क्या होगा। बोलोगे जस्ट इसके सामने लंब होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ये हो गया तो बीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, नीचे वाली भुजा। अगर मैंने कहा बीटा के लिए बेस ये हो गया, अगर मैं थीटा के लिए दे दूँ, थीटा के लिए अगर लंब ये है तो आधार क्या हो जाएगा, बोलोगे ये वाली भुजा हो जाएगी आधार यानी बेस। इसका मतलब है कि जो कर्ण वाली भुजा है, जो हाइपोटेनस, ये कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं और ये सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे बदलना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बिल्कुल आराम से चीज़ें क्लियर की हैं। बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे बढ़िया समझ में आ गई भैया। अब देखना हम लोग इनके रेशियोज़ कैसे याद करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, जिनको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या बोलते हैं, आप बोलोगे इन्हीं को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे भाई कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भैया यहीं पे लिख दो, ये तो हमें पता है, इसकी क्यों हिंदी लिख रहे हो। आप देखो जो हिंदी वाले हैं वो याद करेंगे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और जो इंग्लिश वाले हैं वो याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये इनका कुछ कॉन्सेप्ट होता है याद करने का, आपको पता ही होगा। तो मैंने कहा जो हिंदी वाले हैं वो कैसे याद करेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो कैसे याद करेंगे, ये ध्यान से सुनना। मैंने कहा फर्स्ट वाला साइन थीटा होता है, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर लास्ट वाला होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, आप बोलोगे लास्ट वाला हो जाता है कॉसेक थीटा। अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो ऊपर से फर्स्ट वाले पे आओ, देखो फर्स्ट वाले पे यहाँ से बोलोगे L अपॉन के, क्या हो जाएगा, बोलोगे लंब बटे कर्ण। मैंने कहा दूसरे नंबर पे बात करोगे कॉस थीटा की, तो क्या हो जाएगा A अपॉन के यानी आधार बटे कर्ण। मैंने कहा थर्ड नंबर पे टेन थीटा की बात करोगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा L अपॉन A यानी लंब बटे आधार। अब देखो इंग्लिश वाले भी इसी तरीके, अगर पहले वाले पे आओगे तो देखो पहला वाला क्या हो जाएगा P अपॉन H, तो पहला वाला देखो P अपॉन H दे रखा है तुम्हें, ये देखो दे रखा है पहले से। दूसरा वाला देखो B अपॉन H, फिर P अपॉन B, तो देखो ये B अपॉन H, ये P अपॉन B। अब जब दोबारा चलेंगे तो नीचे से चलोगे, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉसेक। तो कॉट पूछा जाए तो B अपॉन P, सेक पूछा जाए तो H अपॉन बी, और कॉसेक पूछा जाए तो H अपॉन पी हो जाएगा। बात समझ गए। तो रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बात समझ में आ गई क्या। एक बार जल्दी से बता दोगे कि रेशियो समझ में आ गया, यस और नो मेरे भाई, जल्दी से बता दो। अगर रेशियो समझ गए हो तो फिर एक सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो लोग हैं वो लोग ध्यान से समझेंगे, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा। मैंने कहा जरा ध्यान से समझना भैया। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, परेशान मत हो, मैं अभी पाइथागोरस प्रमेय नहीं दूंगा क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बताई है। जो मैं बताया उतने में पूछूंगा। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये अल्फ़ा है, और ये एंगल जो है ये थीटा की वैल्यू जो है ये बीटा है। तो एक कोण हो गया अल्फ़ा और दूसरा कोण हो गया बीटा। मैंने तुमसे पूछा कि मेरे भाई एक बता दो टेन, एक बता दो टेन अल्फ़ा क्या होगा, और मैंने कहा एक बता दो सेक थीटा, या फिर एक काम करो एक बता दो कॉस थीटा। एक मेरे भाई जो है वो कॉस बीटा बता दो क्या होगा, और एक काम करो एक साइन और बता दो, एक बता दो कि साइन अल्फ़ा क्या होगा। मैंने कहा जब साइन अल्फ़ा बोला गया तुम्हारी नज़रें अल्फ़ा पे टिकी होनी चाहिए, नज़रें किस पे होनी चाहिए, अल्फ़ा पे। मैंने कहा होता क्या है P अपॉन H, तो तुम यहाँ लिख दो P अपॉन H, लिख दो P अपॉन H। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, अल्फ़ा की बात हो रही है। अल्फ़ा मेरे भाई कहाँ है, यहाँ पे। अल्फ़ा के हिसाब से P क्या होगा, P का मतलब क्या होता है लंब।
मैंने बताया क्या था तुम्हें कि परपेंडिकुलर कौन सी भुजा होती है जो थीटा के जस्ट सामने होती है। मैंने आपको क्या समझाया कि परपेंडिकुलर कौन सी भुजा होती है जो थीटा के जस्ट सामने होती है। आप देखो अल्फ़ा के जस्ट सामने कौन सी भुजा है, बोलोगे 3, तो ऊपर तो 3 हो गया अपॉन, मैंने कहा हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता, सबसे बड़ी भुजा तो 3 और 4, सबसे बड़ी कौन सी यहाँ पे 5, तो बटे में तो 5 कन्फर्म है कि 5 ही होगा। एक आंसर आपने बता दिया। दूसरा देखना टेन अल्फ़ा, मैंने कहा पहले देखो टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, तो यहाँ पे लिख दो पी अपॉन बी। अब सुनना, टेन अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा के हिसाब से पी क्या होगा, मैंने कहा पी मतलब होता है जस्ट सामने, पी मतलब जस्ट सामने जो इसके अपोजिट है एंगल के, तो ये कौन सी होगी 3, तो 3 तो ऊपर रहेगा। मैंने कहा अपॉन में, मैंने कहा बी चाहिए, हाइपोटेनस तो चाहिए नहीं, एच तो चाहिए नहीं, एच सबसे बड़ी भुजा होती है और परपेंडिकुलर 3 हो गया, तो मैंने कहा जो बेस होता है वो क्या होता है, जो एंगल के साथ एडजासेंट भुजा होती है। तो देखो एंगल के साथ में कौन सी भुजा लगी है, आप बोलोगे ये देखो एंगल के साथ ही तो ये लगी हुई है, तो ये कौन सी भुजा हो गई 4, तो बटे में 4 हो गया। मैंने कहा जरा कॉस बीटा बता देना। अब ध्यान से सुनना, कॉस बीटा का मतलब आप बोलोगे भैया होता है बी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। मुझे पहले ऊपर बेस लिखना है, मैंने कहा बेस लिखना है, परपेंडिकुलर नहीं लिखना है। बीटा पे देखो तो बीटा से देखना। अब देखो ये अल्फ़ा वाला भूल जाओ, जो भी हमने अल्फ़ा के साथ किया अल्फ़ा को तो भूल जाओ बिल्कुल भैया। बीटा को देखो, मैंने कहा बीटा के जस्ट सामने ये कौन सी भुजा होगी, परपेंडिकुलर, पर परपेंडिकुलर तो हमें लेना नहीं, हमें तो चाहिए क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो आप बोलोगे बेस मेरे भाई होता है जो जस्ट नीचे संगत भुजा, ये देखो लगी हुई है, तो ये कितनी दे रखी 3, तो ये हो गई मेरे ऊपर भाई 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब नीचे देखना ध्यान से, नीचे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सी भुजा जो सबसे बड़ी होती है, यानी यहाँ पे 5 तो कन्फर्म्ड है, तो 3/5 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो 1, 2 और 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बता सकता है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे बिल्कुल भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, क्या हम लोग यहाँ पर एक चीज़ पढ़ सकते हैं, बोलोगे क्या, मैंने कहा आपने ये बात भैया बताई कि अगर ये हमें दे रखा था और हमें ये दे रखी थी 3, ये दे रखी थी 4, और हमसे इतने से चित्र में पूछ दिया जाए कि बता दो भैया साइन थीटा कितना होगा, और थीटा मेरे भाई यहाँ पे ये दे दिया जाए कि ये थीटा है, तो भैया आप बोल रहे हो कि साइन थीटा का मतलब होता है लाल बटे कक्का में एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण, और वैसे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने कहा यहाँ देखो मुझे लंब तो पता है, परपेंडिकुलर तो पता है भाई थीटा के हिसाब से, थीटा के जस्ट सामने ये 3 हो गया परपेंडिकुलर, ऊपर तो 3 आ जाएगा। भैया नीचे क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस या फिर कर्ण जो है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो आपने बोला कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, तो हमें पता ही नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए यहाँ पे लिख लो कि व्हेन यू हैव 2 क्वांटिटीज़ नो, 2 के बारे में तुम्हें पता है और 1 के बारे में तुम्हें नहीं पता है। 2 साइड्स के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है, 1 साइड आपको नहीं पता है। जब आपको 2 भुजाओं के बारे में ज्ञात हो और 1 भुजा के बारे में ज्ञात ना हो, तो इस कंडीशन पर हम उस भुजा का मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बोलोगे इस समय हम लोग मेरे भाई प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। इस समय हम प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है भैया। तो पाइथागोरियन प्रमेय का यूज हम कब करते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। आप बोलोगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से इतनी बात समझ में आ गई भैया, ये तो समझा दिया लेकिन हमें इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे तो बिगाड़ दो आप, फालतू में क्यों लिख रहे हो। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ भैया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय सिंपल सी होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस की स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या फार्मूला पाइथागोरियन प्रमेय के लिए फार्मूला है, थ्योरम के लिए। आप बोलोगे इसका मतलब मुझे यहाँ पे h की वैल्यू नहीं पता, मैं इसको h मान लूँ। हम लिख सकते हैं कि h का स्क्वायर बराबर p कितना दे रखा, थीटा के सामने p 3 का स्क्वायर प्लस b यानी फिर 4 ये दे रखा, इस 4 का स्क्वायर। आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 3 तिरका 9 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू मेरे भाई 16 और 9 25। एच स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एच की वैल्यू बोलोगे स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा, और 25 किसका वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट मेरे भाई, तो बोलोगे इसका हो जाएगा 5। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 5 की जो मेरा कर्ण है
या फिर जो मेरा हाइपोटेनस है वो कितना है 5 है। अब अगर आपने मुझसे क्या पूछा था, आपने मुझसे पूछा था साइन थीटा। भैया ध्यान से सुनना, साइन थीटा आपने मुझसे पूछा था और साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है, आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 3 दे रखा था, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया 5, तो आंसर कितना आ गया 3/5। इस तरीके से आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसका यूज करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, 1% भी कोई टफ चीज़ें नहीं आ रही हैं अभी। हाँ, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि रिवीजन के साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस फार्मूला आपको रिवीजन कराऊंगा, फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी बढ़िया तरीके से। देखो, कुछ आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं मेरे भाई, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। इनका यूज कब किया जाता है, ध्यान से सुनना। रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम के सूत्र, व्युत्क्रम वाली आइडेंटिटीज़ हैं मेरे भाई। कौन सी बोलोगे, ये दे रखी है हमें व्युत्क्रम वाली। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के उल्टा होना, एक दूसरे के उल्टा होना। अब देखना जैसे इसका अर्थ क्या हो गया, आप बोलोगे भैया ये 1 कैसे आएगा, मुझे दिखा दो एक बार अगर, तो ज़्यादा समझ में आ जाए। मैंने कहा साइन थीटा तुमने पढ़ा ना, साइन थीटा क्या होता है। आप बोलोगे भैया जो साइन थीटा होता है वो होता है P/H। फिर मैंने कहा कि जो कॉसेक थीटा होता है वो कितना होता है, बोलोगे भैया जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है H/P। इन दोनों को क्या करवाया गया, आपस में गुणा करवाया गया। तो इनका अगर आपस में हम गुणा करवा दें, यानी P/H इंटू H/P का आपस में गुणा करवा दें, तो कितना आएगा, बोलोगे भैया P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो मैंने कहा वही तो लिखा है, देखो 1। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है। इनका यूज जब फार्मूले हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें बीच बीच में आता है। अगले नंबर पे देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है यहाँ पे पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ जो हैं 3। यहाँ पे हमारे पास जो है सर्व समीकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, आप बोलोगे 3 जो हैं वो सर्व समीका होती हैं। 3 सर्व समीकाएँ होती हैं, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। मैं आपको किसी एक के बारे में समझा दूंगा, बाकियों के बारे में आपको समझना है। मैंने कहा मान लो पहली वाली हम देख लेते हैं। एक बात बताओ, आपको अभी मैंने एक चीज़ पढ़ाई थोड़ी देर पहले जिसका नाम क्या था, आप बोलोगे जिसका नाम था पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फार्मूला मैंने आपको क्या बताया कि H² बराबर P² प्लस B², यही तो पढ़ा। मैंने कहा कुछ ना करो, पहली बार में हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो एक बार पूरी इक्वेशन में H² से डिवाइड करेंगे तो एक फार्मूला बनेगा, दोबारा में P² से डिवाइड करेंगे दूसरा फार्मूला बनेगा, तिबारा में मेरे भाई B² से फार्मूले में डिवाइड कर देंगे और तीसरा फार्मूला बनेगा। मैंने कहा पहले एक काम करो, पहला वाला बना के दिखाओ, बाकी तो हटा दो। पहले के हिसाब से आपको H² से डिवाइड करना है तो H² से डिवाइड कर दो सब में, इधर भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, बोलोगे H² बन जाए H², यहाँ तो 1 आ गया। ये क्या हो जाएगा P/H का स्क्वायर, P/H का पूरे का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा B/H का स्क्वायर, तो स्मॉल B/H का स्क्वायर। तो बोलोगे भैया ये 1 इक्वल टू P/H कितना होता है, एक बार ज़रा देख लेते हैं। आपको डायरेक्ट पता है, मैं लिख दूँ यहाँ पे P/H साइन होता है ना, तो बोलोगे हो जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस मैंने कहा B/H कितना होता है, आप बोलोगे कॉस थीटा, और स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ा दिया। तो देखो ये पहला वाला बन गया कि नहीं बन गया, एक बार जल्दी से बता दो भाई हाँ ना करके, पहला वाला बन गया कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर आप इन सब में H² की जगह P² से डिवाइड कर दोगे तो एक और बनेगा। फिर मैंने कहा कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा। फिर मैंने कहा इन सब में अगर B² से डिवाइड कर दोगे तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई, सारे बना लोगे। ये देखो क्वेश्चंस आइडेंटिटीज़ कुछ होती हैं, इनको भी हम लोग याद रखेंगे। भागफल प्रमेय बोलते हैं, भागफल आइडेंटिटीज़ होती हैं मेरे भाई। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ 10 में दे रखी है और आपको प्रूविंग, ये प्रूविंग में ज़्यादा काम आती है, जब आपको प्रूविंग करनी होती है कि सिद्ध कीजिए, वर्ड लिखा रहता ना हिंदी में, क्या लिखा होता है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें। तो आपको एक बात याद रखनी सिद्ध करने वाले में, कि हमें अगर इधर साइड कोई चीज़ 10 में दे रखी है और जो हमें प्रूव करना है वो साइन या कॉस में है, साइन या कॉस में है, तो वहाँ पे हम हमेशा ये यूज करते हैं भाई, हमेशा ही यूज करते हैं। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आपको वहाँ पे सोचना है, डायरेक्ट ये आइडेंटिटी वहाँ पे यूज कर देनी है, ठीक है। तो ये आपको समझनी है। आगे देखो, अगर हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आ जाएं भैया, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ऑफ कॉमन एंगल, यानी कुछ एंगल्स की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, उनको याद कर लेना है। आपको देखो कौन कौन सी याद करनी, मैं आपको बता देता हूँ। आपको साइन, कॉस,
tan याद करनी है। बाकी cot sec cosec बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं भैया, अभी आपको पता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है और ये वाला इसका उल्टा होता है कि नहीं। ये एक दूसरे के कौन कौन से हैं, सब रेसिप्रोकल हैं कि नहीं है। तो आप बोलोगे भैया देखो इसका साइन का 0 पे 0 होता है, 1/2 फिर 1/√2 √3/2 और 1। तो आपको एक चीज़ याद करनी है, इसको तो आपको खुद ही लर्न करना है, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। बाकी ये बनती कैसे है कि 0 से पहले पूरा 4 तक लिखा, फिर 4 से सब में डिवाइड किया, फिर सबका अंडर रूट किया। काफ़ी समय लगेगा, उसके लिए मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो, वरना याद कर लो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर मेरे भाई अगर आपको याद होगा, अभी जो हमारे 10th के एग्ज़ाम हुए तो हमारे 3-4 सेट जो सरकारी स्कूल में सेट आते हैं, आपको पता होगा। और सरकारी स्कूल का ना भी देखो तो जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो MCQ में 2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड थे, वो भी दोनों के दोनों इस वाले पे बेस्ड थे। दोनों के दोनों क्वेश्चन इस पर बेस्ड आए थे। मैं आपको एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ, शायद एक क्वेश्चन हम लोगों ने कंपाइल कर रखा होगा, इसमें नहीं कर रखा तो रुकिएगा एक सेकंड, मैं आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ क्या दिया था। मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देता हूँ मेरे भाई। देखो यहाँ पे जगह भी है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या दिया गया था। आपको मेरे भाई दे रखा था कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू P है, देन tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। और MCQ में मेरे भाई आपको ऑप्शन दे रखा था, जो आंसर सही था वो था P² - 1/2P। ये वाला आंसर इसका एकदम राइट था। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता था। भैया मैं आपको बिल्कुल आराम से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, आराम से समझिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर P होता है तो इसका जस्ट उल्टा अगर देखो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 1/P। यही आपको याद रखना। देखो यही आपको इसमें फॉर्मूले में लिखा गया है, आपको मैंने इसीलिए डायरेक्ट बताया कि जो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से समझना ज़रा, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लें, आप बोलोगे देखो हमें tan तो चाहिए ही, tan चाहिए ना, तो अगर हम इसको काट देंगे तो फिर तो tan निकलेगा नहीं, इसका मतलब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। आप बोलोगे भैया ये कट गया आपस में, ये आ गया आपका 2 tan थीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया P - 1/P। देखो P - 1/P ये अलग हो गया। आप बोलोगे यहाँ से 2 tan थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ये आ जाएगा P बन जा P, P जा P² - 1, P² - 1/P। भैया नीचे इसके 1 लगा करके एलसीएम ले लिया, ये P² - 1 हो गया ऊपर और नीचे P हो गया। ये 2 यहाँ से हटा करके अगर अपॉन में यहाँ ले आओ तो यहाँ से आ जाएगा कि tan थीटा जो है वो कितना है, आप बोलोगे tan थीटा आ जाएगा P² - 1/2P। सो दिस वन माई आंसर। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन था ये मुझे याद नहीं, सेकंड या थर्ड ऑप्शन में था, ये वाला आंसर इसका एकदम सही था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि फार्मूला जो है किस तरीके से यूज में आता है, किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थांश के अनुसार अगर हम देखें, चतुर्थांश के अनुसार, चतुर्थांश सबको पता है ना, ये 0,0 ये वाला पता है ना सबको। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ पता चलेगी, अगर ये 0 डिग्री है, ध्यान से सुनो, ये 0 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल होता है, बोलोगे 90 डिग्री। ये कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री। और मैं पूछूँ ये कौन सा एंगल है, बोलोगे 270 डिग्री। फिर मैंने कहा घूम के यहीं पे वापस आ जाओ तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, मैं पूरा बता दूंगा। देखो मेरा ये मानना है कि इसमें आपको ज़रूरत है अगर समझने की तो सारे समझ लो। आप बोलोगे भैया इसमें जितने भी होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मैंने कहा जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है वो कब आएगा, अब यही तो समझना है तुम्हें, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ से 90 से कोई भी एंगल माइनस करता हूँ इधर आ जाऊँगा, यानी 90 माइनस थीटा जब भी करूँगा तो इधर साइड आ जाऊँगा। मैंने कहा 90 में कुछ भी जोड़ोगे तो इधर साइड आ जाओगे, यानी 90 प्लस थीटा करोगे तो इधर आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे। मैंने कहा 180 में कुछ भी घटाएंगे तब भी इधर आ जाएंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे तब भी इधर आ जाएंगे कि नहीं। इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं ये बताओ। आप बोलोगे भैया इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक है, ये कॉस नहीं है।
साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। मैंने कहा 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इधर साइड आ जाएंगे, तो 180 प्लस थीटा में इधर आ जाएंगे। मैंने कहा अगर 270 में कुछ घटाएंगे तब भी इधर आ जाएंगे, तो 270 माइनस थीटा में भी इधर आ जाएंगे। इनमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, तो आप बोलोगे इसमें मेरे भाई टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसमें भी ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। मैंने कहा आगे देख लो, अगर इसको इधर आना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलोगे 270 में कुछ जोड़ दोगे तो इधर आ जाओगे, और 360 में अगर कुछ घटा दोगे तो इधर आ जाओगे। भाई 360 में तुमने एक भी अगर घटा दिया तो कितना हो गया, 359, इधर साइड आ गए, इधर 360 से नीचे खसक है। अब तुमने बोला 270 यहाँ पे है, 270 में तुमने एक भी जोड़ दिया तो 271 हो सकता है यहाँ पे हो जाए, तो तुम इनके बीच में कहीं ना कहीं आ जाओगे इतने में। तो इस समय मेरे भाई याद रखना कि कॉस और सेक जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये आपका क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पूछा जाए कि बताओ 90 माइनस थीटा में सारे पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, 180 माइनस थीटा में भी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, 180 प्लस थीटा में मेरे भाई टेन और कॉट पॉजिटिव, 270 माइनस थीटा में टेन और कॉट पॉजिटिव, 270 प्लस में अगर जाएंगे 270 प्लस थीटा तो कॉस और सेक पॉजिटिव, 360 माइनस थीटा आ जाएंगे तो भी कॉस और सेक पॉजिटिव। मेरे भाई कोई समस्या एक भी परसेंट की तो बता दो। मैं 1% की समस्या इसीलिए पूछता हूँ कि 1% की समस्या भी अगर अभी रह गई तो फिर वो बनी रहेगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई मेरे भाई। अब देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया कि क्वाड्रेंट फर्स्ट जो होता है 0 से 90 डिग्री में यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। मैंने कहा अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री जाते हैं तो यहाँ पे ओनली साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं और मेरे भाई नीचे देखता हूँ तो थर्ड में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर टेन और कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, और इसमें मेरे भाई कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई, हाँ या ना? एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से बता देंगे। नीचे मैंने इसके दे रखे हैं परेशान। अब यहाँ देखो एक कॉन्सेप्ट और समझ लो। मैंने कहा मेरे भाई ध्यान रखना, जो 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा है इनमें आपस में टर्म्स चेंज होते हैं। फिर मैंने कहा 180 प्लस और माइनस थीटा जो होते हैं इनमें टर्म आपस में चेंज नहीं होते, यानी नो चेंज होता है। फिर मैंने कहा अगर मेरे भाई 270 प्लस या माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, फिर मेरे भाई चेंज होगा। और मैंने कहा अगर 360 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, फिर चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलोगे बिल्कुल नहीं समझ में आई। पहला देखो, पहला तुम्हारा आंसर यही होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं समझ में आई। लिखने से क्या ही समझ में आएगा बे, कुछ नहीं आया, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको करके बताऊं कि इसका जो तुमने बताया है ये ड्रामा, इसका रियल मीन क्या है, इसका एक्चुअल में जो मीन है वो क्या है। आप बोलोगे फिर भैया इसके लिए तो अब हमें समझनी पड़ेंगी चीज़ें। मैंने कहा 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, तो इसको ज़रा सा आप एक काम करो, जनरलाइजेशन फॉर एनी एंगल दे रखा है, किसी भी एंगल के लिए देख लेंगे। हमने कहा ये लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन से कॉस हो गया, तो मैंने बताया कि 90 में माइनस हो या प्लस हो चेंज होगा, बताया ना कि चेंज होगा। तो देखो ये चेंज हुआ साइन से कॉस में। फिर मैंने कहा कॉस 90 माइनस थीटा साइन बना कि नहीं बना, टेन 90 माइनस थीटा कॉट बना, ऐसे कॉट 90 माइनस थीटा टेन बनता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक बनता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक बनता है। तो ये आपको सिंपल सा याद कर लेना है मेरे भाई। यहाँ पे देखो प्लस के लिए भी याद कर सकते हो कि जब यहाँ पे प्लस थीटा लग जाता है, यानी 90 प्लस थीटा लग जाता है, तो आपको याद रखना कि साइन और कॉसेक वाले, देखो साइन का क्या होता है कॉसेक, तो ये प्लस रहेगा, और मेरे भाई कॉसेक कहाँ चला गया, ये है, तो ये प्लस रहेगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये याद रखना, ठीक है। मैंने कहा एक जरा क्वेश्चन बताओ कि इससे क्वेश्चन कैसा आता है, ये पूछ सकते हो ना तुम कि नहीं पूछना चाहते हो। भैया इससे क्वेश्चन इस तरीके का आता है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया गया कि साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री। अब देखो इसमें क्वेश्चन सबसे पहले ये देखा करो कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अल्फ़ा प्लस बीटा जो एंगल दे रखे हैं उन्हें जोड़ने पर 90 आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ये मस्ट है मेरे भाई। आप बोलोगे ऊपर तो 75 दे रखा है, नीचे 15 दे रखा है, 75 और 15 90 होता है ये तो, यानी यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। आप बोलोगे किसी भी एक में लगा दें भैया, हमने कहा बिल्कुल, तुम्हारा मन हो इसमें लगा दो, तुम्हारा मन हो इसमें लगा दो। तुमने बोला ऊपर वाला तो हम साइन 75 ही लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नीचे वाले को हम कॉस
90 माइनस थीटा में चेंज कर दें। अब देखो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो नहीं समझ में आएगी। आपको बनाना क्या है, कॉस 15 डिग्री। 90 से कितना घटा दिया जाए कि 15 लिखा रहे। कहने का मतलब ये है कि आपके जेब में 30 रुपये हैं, पर आपकी मम्मी ने बताया कि तुम्हारी जेब में मेरे भाई 50 रुपये हैं, 20 कम 50 हैं। कितने कम 50 हैं, 20 कम 50, यानी 50 रुपये में 20 कम है। मतलब क्या हुआ, 30 ही है ना। बोलने का तरीका चेंज हो गया। वो ना आपने सुना है ना कि बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल हुआ, पर कोई फ़र्क उससे ये नहीं पड़ा। मेरी जेब में 30 रुपये पहले भी थे, अब भी 30 है। थोड़ा सा इम्प्रेशन जमाने के लिए बोला गया कि आपकी जेब में जो है वो 50 रुपये हैं, 20 कम। 20 कम 50 सुना है ना ये, तो आपकी जेब में 20 कम 50 है। मैंने ये बताया कि आपकी जो कॉस है वो 15 डिग्री है। मैंने कहा 15 डिग्री बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। आप बोलोगे कॉस जो है आपके जेब में, मेरे भाई जेब में क्यों, मतलब आपके जो कॉस थीटा आपको दिया है वो 75 कम 90 दे रखा है। 75 कम 90, ध्यान से सुनना, 75 कम 90, यानी 90 से 75 कम, तो हुआ कितना, 15। यानी बात तो इसी 15 की हो रही, घुमा के बोला गया। कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऊपर तो मेरे भाई साइन 75 ही रहेगा, क्योंकि छुआ तक नहीं है उसे मैंने, छुआछूत की बीमारी, इसको मत छूना भी। नीचे देखो कॉस 90 माइनस थीटा, मैंने कहा कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है, यानी जो थीटा होता है वो साइन के साथ में थीटा हो जाता है। तो मैंने कहा नीचे तो यानी साइन हो जाएगा, और थीटा की जगह मैं 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 75 दे रखा था, 75 हो गया भाई। साइन 75 बन जा, साइन 75, आंसर कितना आ गया, 1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के सेंस में दिए जाते हैं। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेरे भाई हम चलते हैं अपना 90 माइनस से, मैंने कहा 90 प्लस इसी में आपको समझ लेना है, क्योंकि 90 प्लस की आई थिंक सीरीज नहीं है, बिल्कुल सही मैंने बोला, नहीं दी गई है, ठीक है। पर परेशान मत हो, मैं तुम्हें 90 प्लस के लिए फार्मूला कैसे यूज करते हैं वो ज़रूर बताऊंगा, तो ये बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला कि भैया एक काम करो। क्या बोला मैंने आपसे, कि एक काम करो। मैंने ये आपसे बोला कि 180 डिग्री से जब भी हम माइनस या प्लस करते हैं, 180 डिग्री से चाहे हम माइनस करें थीटा, चाहे हम प्लस थीटा करें, दोनों ही कंडीशन पर नो चेंज होता है। दोनों ही कंडीशन पर नो चेंज होता है। इसका मतलब मेरे भाई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। देखो साइन से कॉस नहीं हुआ, 90 में और 270 में कॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साइन का साइन है, कॉस का कॉस है, टेन का टेन है, कॉट का कॉट है, सेक का सेक है, कॉसेक का कॉसेक है। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई, बोलोगे बिल्कुल। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, मान लो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यही तो बताओ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। मैंने कहा तुमसे हो सकता है वो पूछ ले कि बताओ कॉस 150 डिग्री का मान। तुम तो मुंह बना दोगे, तुम बोलोगे भैया जो आपकी सीरीज़ थी उसमें तो 90 तक मान थे, 150 का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है। बोलोगे ना यही बातें जब नहीं पता है तो इस सेंस में देखो, इसे दो तरीके से लिख सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला, अगर हम बोले कि 90 में कितना जोड़ें कि 150 हो जाए, आप बोलोगे इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 150 बनाना 60 और जोड़ दो। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा भैया 180 से घटाकर भी बना सकते हैं, यानी कॉस 180 माइनस 30। तो चाहे हम कॉस 180 में 30 कम 180 मतलब क्या होता है 150, 60 ज़्यादा 90 का मतलब क्या होता है 150, 60 मोर देन 90, 90 से ज़्यादा है 60, 60 मोर टू 90, 90, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि 30 लेस टू 180, तो यहाँ पे 30 कम है 180 से, और यहाँ पे 60 ज़्यादा है 90 से। दोनों का मतलब 150 ही है, ये देख लेना एक बार, चेकआउट कर लो ज़रा ध्यान से। आप बोलोगे बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। भैया एक बात बताओ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कॉस 90 प्लस थीटा, मैंने आपको बताया जब 90 प्लस थीटा करते हैं या 180 माइनस थीटा करते हैं, दोनों ही कंडीशन पर सिर्फ दो लोग राजा होते हैं। कौन कौन, एक तो साइन और दूसरा कॉसेक। देखो ये दोनों से प्लस हैं, ये दोनों से प्लस है, बाकी देखो सारे के सारे माइनस होते हैं कि नहीं होते हैं, बता दो एक बार जल्दी से, बाकी सारे माइनस होते हैं कि नहीं होते हैं। यानी अगर हम कॉस 180 माइनस थीटा समझे, कॉस 180 माइनस थीटा, तो इसका आंसर आता है माइनस का कॉस थीटा, यानी माइनस का कॉस 30। देखो कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आया कि नहीं आया, तो यानी माइनस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है मेरे भाई √3/2, तो माइनस का √3/2 इसका आंसर आ गया। एक तो ये आंसर आ गया। मैंने कहा अगर मेरे भाई हम 90 प्लस थीटा लेते ये वाला, तब क्या होता, आप एक बात बताओ, जब हम लेते कि कॉस 90 प्लस 60,
तो cos 90 प्लस थीटा मेरे भाई क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 60। क्यों माइनस क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा कि यहाँ पे बाहर कॉस लिखा है, कॉस का जो भी रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। अगर साइन लिखा होता तो साइन का रिजल्ट प्लस में आता। 90 प्लस थीटा में साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव होते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, अगर तो कॉसेक होता या तो साइन होता, पर यहाँ पे तो कॉस दे रखा शुरुआत में, इसलिए आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस का साइन 60 हो गया। अब अच्छा बताओ भैया ये कॉस से साइन क्यों हो गया, क्योंकि ये 90 प्लस और 90 माइनस है जो चेंज करता है। यहाँ पर चेंज नहीं हुआ भैया, क्योंकि ये 180 था और हमने लिखा कि 180 में चेंज नहीं होता है। तो 180 में चेंज नहीं हुआ और इसमें चेंज हुआ। माइनस का साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का √3/2। तो देखो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, जो इधर आया वही इधर आया, बस फ़र्क क्या है हमारे करने के तरीके में। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मैंने कहा अब ये सारे याद कर लेना एक बार जल्दी से, ठीक है। फिर मैंने कहा आप देख लो 270 माइनस थीटा। अब देखो कोई फ़र्क नहीं, मैंने कहा बस चेंज होते हैं। 270 है माइनस थीटा, मैंने कहा 270 में चेंज हो जाएगा। देखो कॉस बन गया साइन से, ये कॉस से साइन बन गया, ये टेन से कॉट बन गया, ये कॉट से टेन बन गया। तो देखो टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, तो चाहे 180 प्लस थीटा की बात करें, चाहे 270 माइनस थीटा की बात करें, कौन से दो भाई पॉजिटिव रहते हैं, आप बोलोगे टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। तो अब यहाँ से हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ गलतियाँ तो नहीं हुई यहाँ पे, एक बार जरा ध्यान से देख लेना भैया, कोई गलती तो नहीं आपको लग रही, कोई इसी तरीके की आपको यहाँ पे मिस्टेक्स तो नहीं दिखाई पड़ रही हैं, जल्दी से बता देना ज़रा, जल्दी से बोल दो भैया। मेरे हिसाब से तो कॉन्सेप्ट एकदम सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ तो गलतियाँ की हैं। हाँ हाँ देखो ये मिल गई मुझे गलती। ये देखो यहाँ पे लिखा है कि cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव। मैंने कहा 270 प्लस में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, आप बोलोगे दो लोग पॉजिटिव होते हैं 270 में और 360 माइनस थीटा में। एक होता है cos और एक होता है sec। cos का मेरे भाई चेंज होके क्या बना, cos से चेंज होके साइन थीटा बना, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात। मैंने कहा sec का चेंज होके क्या बना, sec का चेंज होके cosec बना, ये माइनस कैसे लगा दिया, ये भी पॉजिटिव होगा भैया, ये भी पॉजिटिव होगा। गलती हो गई टाइपिंग में थोड़ी सी, ठीक है, इसीलिए मैंने ध्यान से चेक किया। मैंने कहा कोई गलत हो गया स्क्रीनशॉट लेकर रट लोगे तुम तो। 370 माइनस तो देखो बिल्कुल सही है, कोई चेंज नहीं होगा। कॉस का कॉस पॉजिटिव रहेगा, सेक का सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया बात। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ तो मुझे नहीं लग रही कि कुछ है, बाकी आपको पता ही थीटा कैसे चेंज करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखते हैं अगर कुछ है। बिल्कुल बढ़िया, ये देखो दिस इज जनरलाइजेशन फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ एन। एन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश भी करना। यहाँ पे मतलब ये होता है कि अगर साइन थीटा के अंदर यहाँ पे थीटा की एक ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे दी गई, मतलब इतनी बड़ी दे दी गई कि 360 प्लस थीटा से भी सही नहीं हो पा रही है। 360 प्लस थीटा तो वैसे भी हम नहीं करते हैं, मैक्सिमम 360 माइनस थीटा वाला यूज करते हैं अपने लिए। लेकिन मैंने कहा कि इसके लिए कुछ तो जुगाड़ होगी ही भैया। अगर मान लो सपोज एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, tan 765 डिग्री इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तब बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़ थे कि भैया अब क्या करें, अब तो दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पर याद रखो इस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। यानी हम इसको ऐसे फैक्टर्स में मन के अंदर अपने मन में सोचना है, सामने नहीं कुछ ऐसा करना है। मन में सोचो कि इसका फैक्टर कुछ ऐसा बना लें कि जो है पास में हो जाए, ये 180 के पहाड़े से कट जाए। आप बोलोगे देखो 18 चौके 72, यानी 180 गुणे अगर 4 करा देंगे तो 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72, यानी 720 हो गया ये। फिर बचा कितना, 720 निकल गया तो 45 और बचा। कितना और बचा, 45 और बचा। 720 और 45 मिलके कितना बन जाएगा, बोलोगे 765 बन जाएगा। एकदम सही बात है, एकदम बढ़िया बात है। आप बोलोगे भैया आपने बताया कि इसका मतलब कितना है, यहाँ पे इसका मतलब तो पाई हो गया, 4 का मतलब 4 हो गया तो 4 पाई, और प्लस मैंने कहा 45 और ये लिख दिया। तो ये कितना लिखा है कुल मिला के, यही तो लिखा है 765। देखो ध्यान से, 765 को हमने ऐसे लिख दिया। ये मैंने आपको सिर्फ समझाया, आपको लिख के नहीं दिखाना है, ठीक है। तो हम 765 को लिख सकते हैं 4 पाई प्लस 45। तो देखना ध्यान से हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया सिंपल सा बात है, समझ तो हम गए ही हैं, अब बस चेंज करके दिखा दो। आप बोलोगे भैया इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं tan 4 पाई प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब मैंने कहा एक बात सुनना ध्यान से, अगर tan
एन पाई प्लस थीटा होता है तो आंसर हमेशा टेन थीटा ही आता है। एन की जगह कुछ भी हो, पाई की जगह कुछ भी, पाई की जगह पाई ही होगा, कुछ भी क्या होगा, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 8 10 12 जो जितना भी हुआ हो, और प्लस थीटा लिखा जाए तो आंसर हमेशा टेन थीटा ही आता है। तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये तो एन पाई हो गया, ये थीटा हो गया, तो आंसर जो आएगा वो टेन थीटा आएगा, यानी 1045 हो गया। 1045 का मान कितना होता है 1, तो हम बोलेंगे कि 10 765 डिग्री का मान भी 1 होगा। दिस इज़ माय आंसर मेरे भाई। एमसीक्यू में प्रश्न आता है, ध्यान से सुन लो। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भैया आप तो चाहते हो कि एक क्वेश्चन में सब कुछ सीख जाए मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम एक क्वेश्चन में सब कुछ सीख जाओ। मैं चाहता हूँ तुम 2-3 क्वेश्चन में सीखो, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखो परेशान मत हो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी, परेशान मत हो। देखना, आप बोलोगे भैया एक बात समझो ज़रा ध्यान से यहाँ पे, अगर मान लो हमें यहाँ पे साइन का कुछ बनाओ, तो साइन का दो कठिन सा। हमने कहा मान लो एक क्वेश्चन और तुमसे साइन के रिलेटेड में पूछा गया था, साइन 1140 आई थिंक ऐसे कुछ आया था, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मारा हो, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप बोलोगे भैया साइन 1140 डिग्री। अब मैंने कहा 1140 और कुछ और तोड़ो, इनको दो भागों में मन में तोड़ना है, रफ यूज कर सकते हो आप। आप बोलोगे भैया यहाँ पे देखो 180 से इसमें डिवाइड करें, 180 का अगर हम यहाँ से फैक्टर लेते हैं तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 180 गुणे जो है कितनी बार चला जाएगा, इसके नियर हमें पहुँचना है, तो आप बोलोगे 6 बार अगर दे दें, ठीक है, तो 18 छक्का 108 यानी 1080 हो गया यहाँ पे। तो बचा कितना, 1140 में 1080 मैंने अलग कर दिया। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, 60 और बचा, 60 और ये 140 और ये 1140 हो जाएगा, तो बोलोगे 60 और बचा। भाई 1140 1180 तो मैंने यहाँ निकाल लिया 1080, तो 60 और बचा, टोटल कितना था, टोटल मेरे पास 1140 था। अब बोलोगे भैया आपने ये ही क्यों निकाला, देखो ये तो 6 हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया इसका मतलब पाई है, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 60 डिग्री। बात समझ गए कि नहीं, लेकिन समझ गए, बता दो जरा, क्या 1140 को 6 पाई प्लस 60 डिग्री लिखा जा सकता है, बिल्कुल हाँ बता दो, हाँ या ना। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। तो मैंने कहा लिख सकते क्या हो, फिर लिख दो, है कि नहीं, फिर लिख ही दो ना, फिर इसको लिख क्या सकते हो भाई। तुमने बोलोगे भैया ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में 6 पाई और प्लस का मेरे भाई 60 डिग्री। अब मेरे भैया ध्यान से सुनना, जब साइन 6 पाई प्लस 60 डिग्री है, तो जब भी साइन एन पाई प्लस थीटा होता है, साइन एन पाई प्लस थीटा होता है, तो -1 की पावर n, यानी -1 की पावर n की जगह कितना दे रखा हमें 6, तो 6 लिख देंगे, और इनटू मेरे भाई साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह कितना 60, ये आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे 1 की पावर अगर इवन है, -1 की पावर इवन करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ से पॉजिटिव का, और ये साइन 60 की डिग्री मेरे भाई वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो 1 इंटू √3/2 ये आ जाएगा √3/2। तो दिस इज़ माई आंसर। अब बताओ, अच्छा अब समझ गए कि नहीं समझ गए। अब पूरा टाइम इसी में मत बर्बाद कर दो, मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे के सेशन में आपको एक 10-15 दिन का जो एक कॉन्सेप्ट आपको कोचिंगों में पढ़ाया जाता, मतलब एक लंबे समय में 10 दिन में 7 दिन में 8 दिन में, वो मैं आपको चाहता हूँ 1 घंटे में समझा दूँ पूरा का पूरा, वो भी हाई लेवल तक का। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बता दो एक बार जल्दी से कमेंट में बता देना। ओके बढ़िया आ गया ना समझ में। चलो अगला देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। एक एक कॉन्सेप्ट देखते जाएंगे और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में देखो, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी थर्ड में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, सेकंड में नेगेटिव, ये नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने आपको बताया अभी क्वाड्रेंट बना के कि इसमें ऑल पॉजिटिव हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, इसमें मेरे भाई टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। देखो थर्ड वाले में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट, तो देखो ये पॉजिटिव हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो ये कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में। तो देखो फोर्थ वाले में ये देखो टेन और कॉस और सेक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको समझा दिया है, तो इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है। मैंने हालांकि टेबल में इसको ले लिया है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना। चलो कुछ खतरनाक सी चीज़ें और देख लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं साइन में, और ये सारे के सारे हमारे फॉर्मूले हैं सम वाले। कौन से वाले, सम वाले, यानी a+b और a-b, सम और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ देख लेते हैं, ठीक है।
आप बोलोगे भैया साइन ए प्लस बी दे रखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मतलब क्या है? इसका यूज भैया हम करेंगे तो करेंगे कहाँ, बस इतना बता दो। आप एक बात बताओ, हम लोग इस तरीके के फार्मूलों का यूज तभी करते हैं जब हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वैल्यू चार्ट दे दिया जाता है या वैल्यू का जो मान दे दिया जाता है जिसकी मान को हम लोग नहीं जानते हैं। आप बोलोगे भैया ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करोगे तो समझ में ऑफ कोर्स आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा मान लो तुमसे बोला जाए कि साइन 75 डिग्री का मान बताओ, 75 डिग्री ऑफ साइन। अब तुम बोलोगे कि भैया फिर तुमने वही बात कर दी बेवकूफ़ों वाली, अभी तुमने बोला था जीरो वैल्यू होती है, 30 की होती है, 45 की होती है, 60 की होती है, 90 की होती है, अभी 75 कहाँ से आ गया? तो मैंने कहा इसीलिए तो मैंने बोला कि इनका प्रयोग हम तभी करते हैं जब एक ऐसी वैल्यू दी जाए जिनका रियल वैल्यू चार्ट में मान हमें नहीं याद होता है। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हमें 75 लिखना हो तो हमें ऐसे कौन सी दो वैल्यू के मान पता है जिनसे हम 75 बना सकते हैं। आप बोलोगे भैया एक तो 30 और एक 45, और 30 और 45 को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 75। बोलोगे ये तो अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि हम साइन यहाँ पे जो इसको 75 को लिखना है तो दो फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक तो 30 और दूसरा 45। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप पक्का यही बात बोलना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, अब तुम सही समझे हो, हम लोग यही बात जानना चाहते थे। अब बोलोगे भैया सरल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले साइन ए लिखते हैं, मैंने कहा ए की जगह 30 लिखा है और बी की जगह 45 लिखा है, तो ये हो गया साइन 30, ये हो गया कॉस 45, ये हो गया कॉस 30 और ये हो गया साइन 45। बढ़िया है, इसी में लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। आप बोलोगे भैया ये कितना हो जाएगा? देखो साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2। मेरे भाई सही है ना? प्लस मैंने कहा ये कितना हो जाएगा? बोलोगे कॉस 30 की वैल्यू। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने यार जल्दबाजी में? कुछ लग तो नहीं रहा फिलहाल मुझे गलत। चलो देख लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू मेरे भाई, तो कॉस 30 की वैल्यू बोलोगे √3/2 हो जाएगी, और यहाँ पे इंटू जो है साइन 45 की वैल्यू आप बोलोगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो भैया इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया देखो ऊपर आ जाएगा 1/2√2, 1/2√2 प्लस नीचे यहाँ आ जाएगा √3 बन जाए √3/2√2। तो इनको जोड़ दोगे तो नीचे तो 2√2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 + √3। तो इसे √3 + 1 भी लिख सकते हो, कोई चेंज उसमें नहीं पड़ता है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या? अब सारे कर लोगे इसी तरीके से कि नहीं कर लोगे? आपसे देखो मैंने साइन का बता दिया, a-b का भी बता लोगे। a-b का यूज कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या? अब एक बार इतनी तो हिम्मत करके बता ही दो कि भैया a-b का कैसे कर सकते हैं। जल्दी से बोलो a-b का यूज कैसे कर सकते हैं। बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, तुम अगर कल को हमसे ये पूछ दो कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, हमारा तो मुंह बन जाएगा। 15 डिग्री तो हमने कभी पढ़ी भी नहीं है। तो हम यहाँ पे रख देंगे इसको 45 और इसको 30। 45 में से 30 चले गए, 15 बचेंगे, तो ये 45, ये 30, ये 45, ये 30, और इनकी वैल्यू रख के मान निकाल लेंगे। तो जल्दी से बता दो इतनी बात कि समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरे भाई फास्ट। इसी तरीके से हम कॉस में यूज करेंगे और इसी तरीके से हम टेन में यूज करेंगे। फार्मूला याद कर लो एक बार। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? तो देखो जब यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, जब यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। कॉस में ये काम करता है। और कॉस में पूछा गया तो पहले कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, फिर साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ भी कॉन्सेप्ट, ये जब पॉजिटिव होता है तो अपॉन में नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव होता है तो अपॉन में पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो tan a प्लस बी पूछा गया तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी पूछा जाए तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बात समझ गए? तो ये सब फॉर्मूले हैं, आपको याद कर लेने हैं, ठीक है भाई। हर एक पर अगर क्वेश्चन बताएंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर ये एक रिवीजन क्लास ना होकर के एक कॉन्सेप्चुअल क्लास बन जाएगी। तो आप अगर चाहोगे तो मैं उसके लिए क्लास डाल दूँगा। हर एक फार्मूले से लगभग 3-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन वो वक्त आने पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। चलो ओके देख लो बोला कि 10 वाला एक बता दिया जाए। बिल्कुल भैया 10 वाला एक समझ लेना ज़रा ध्यान से। कोई उसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है मेरे लिए कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरा कुछ चला जाएगा। मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ। मान लो आपसे 10-15 डिग्री की वैल्यू का मान पूछ लिया जाए, 10-15 डिग्री। आप बोलोगे 10-15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 45 - 30, ठीक है।
फार्मूला मेरे भाई क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप बोलोगे फार्मूला होता है tan 45 माइनस tan 30, मतलब tan A माइनस tan B, 30 है ये, अपॉन 1। अब मैंने कहा ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ये प्लस tan A tan B यानी tan 45 tan 30। तो बोलोगे भैया अब सरल सी बात है, अब तो समझ ही गया हूँ। tan 45 का मान कितना होता है 1, माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, अपॉन 1 का मान 1 प्लस tan 45 का मान भी 1 इंटू tan 30 का मान 1/√3। तो भैया ऊपर देखो तो 1 माइनस 1/√3 अपॉन नीचे आ गया 1 प्लस 1/√3। तो ऊपर देखो √3 एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे √3 बन जाए √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 हो गया, अपॉन मेरे भैया यहाँ पे देखो √3 बन जाए √3, तो √3 प्लस 1 हो गया, पूरे के बटे में √3 एलसीएम, √3 से √3 कट गया, आंसर आ गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। चाहो तो इसका परिमेयीकरण करा सकते हो अगर बोला जाए, जो कि आपको मैंने 9th में ऑलरेडी पढ़ाया था। परिमेयीकरण के बारे में रेशनलाइजेशन आपको याद होगा मेरे भैया, ठीक है, अच्छे से याद है ना सबको। तो उसका ज़रूरत पड़ती है अगर आंसर हमारा मैच नहीं होता है, देन हम उसका यूज करते हैं। आप चाहोगे तो मैं इसमें बता दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी वैसे भी फ़िलहाल तो। ओके ठीक है, 10 का समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे 2a वाले फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि साइन 2a जो होता है वो होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। इनका भी हम लोग मेरे भाई ज़रूरत पड़ने पे इनका यूज कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, और ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इनसे हमारा रूबरू ना हो, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये कुछ कठिन होते हैं, हम इनसे डरते हैं कि नहीं ये फार्मूले हम लोगों को ना यूज करने पड़े, लेकिन आपके सिलेबस में इनसे क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक प्रश्न बता देता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक प्रैक्टिस की थी जिसमें हमने साइन 120 डिग्री का मान निकाला था, साइन 120 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री का मान मैंने जब आपको निकाला तो आपको याद होगा उसका आंसर हम लोगों का √3/2 आया था। √3/2 होता है ना साइन 120 डिग्री का मान। लेकिन मैंने कहा अगर बाय द वे तुम्हें ना पता हो कैसे करोगे, आप बोलोगे भैया इसका ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर जो ये लिखा है 2 इंटू ए, इसको अगर हम 120 मान के चलें 120, तो 2 से 120 कट गया तो a बराबर 60 आ जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि साइन 2 ब्रैकेट में 60 डिग्री, तो ये आप बोल रहे हो कि हो जाएगा 2 sin 60 इंटू कॉस 60। देखो साइन 2 थीटा, तो मैंने कहा साइन 2 थीटा की जगह यानी a की जगह 60, तो 2 sin a यानी 2 sin 60 इंटू ये लगा दिया और ये हो गया कॉस a यानी कॉस 60। कोई दिक्कत, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देखो ध्यान से 2 का 2 लिख सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू मेरे भाई √3/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू मेरे भाई 1/2 होती है। 2 से 2 कट गया, बचा कितना, बचा है सिर्फ √3/2। सो दिस इज़ माई आंसर। और देखो आंसर मैच कर लो एक बार, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं। तो कोई कठिन चीज़ नहीं है, वैल्यू को अपने हिसाब से बस रखना है, एडजस्ट करना है, आंसर आ जाएगा। अब सुनना ज़रा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंस रखती हैं अच्छी खासी, तो उनको भी हम लोग एक बार समझ लेंगे मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब ये बातें हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंस कैसे रखती हैं उसे भी ज़रा सुन लेना ध्यान से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाएगा। कभी कभी आपको क्या देता है, आपको साइन 2a की वैल्यू दे देता है और आपको वैल्यू बतानी होती है tan की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, tan की फॉर्म में। तो tan की फॉर्म में भी एक इसका फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये इसका tan की फॉर्म में भी एक फार्मूला होता है, इसे भी याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे कभी, ठीक है। देखो tan 2a का फार्मूला और ये फार्मूला देखने में सेम लगता है, बस अंतर कितना है, यहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस होता है, बस ये इतना सा अंतर होता है। ये लिखा है साइन 2a का फार्मूला, किसका, साइन 2a का, और ये लिखा है फार्मूला tan 2a का। उसके बाद देखो cos 2a के फार्मूले कई फॉर्म में होते हैं, एक तो होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ये, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और इनका यूज याद रखना कि अलग अलग सेंस में किया जाता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंसर जो है निकालने के लिए किया जाता है। इसका tan की फॉर्म में होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो भी याद रख सकते हो अगर चाहो तो।
तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कुछ जो आपको याद ही रखने हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। देखो, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ C+D। अब तो शायद आपके कॉन्सेप्ट में, आपके सिलेबस में ये चीज़ है या नहीं है, शायद अभी है, कुछ कुछ बुकों में है, और हर बुक की तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन बालाजी प्रकाशन वाले तो देते हैं अभी। तो इनमें हम लोग देखते हैं मेरे भाई, कुछ कॉन्सेप्ट अगर बन सकता है तो समझेंगे ज़रूर आराम से। लिखा है sin C प्लस sin D, तो इसका फार्मूला होता है 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C माइनस D/2। ये कुछ फार्मूले होते हैं, ये फॉर्म्स होती हैं, और इनका यूज कब किया जाता है, इनका हम लोग प्रयोग कब करते हैं, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल तो नहीं पूछा गया, लेकिन कुछ समय पहले पूछा गया। एक प्रश्न आपसे बहुत प्यारा पूछा गया था कि साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। ये क्वेश्चन आप में से सब ने देखा होगा जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। और यहाँ नीचे दे रखा कॉस 70 प्लस साइन 40 डिग्री, और इनका मान हमसे पूछा गया कि बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी फास्ट। देखो कैसे फास्ट सॉल्व किया जा सकता है, हर चीज़ को फास्ट सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि नहीं होता है। आपने फॉर्मूले पढ़े साइन C प्लस साइन D, देखो ध्यान से, साइन C प्लस साइन D, और ये क्या है मेरे भाई, साइन C प्लस कॉस D। देखो साइन 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 साइन, या फिर कॉस 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 कॉस, कभी साइन कॉस वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो बन ही नहीं सकता है। मैंने कहा बन क्यों नहीं सकता है भाई, ऐसी कोई चीज़ है जो तुमने की नहीं अभी तक। तुम्हें एक चीज़ भी पता है कि तुमने कॉस 40 को और क्या लिख सकते थे, तुम बोलोगे भैया कॉस 40 को हम लिख सकते थे कॉस 90 माइनस थीटा करके, 90 माइनस 40 लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा 90 में, बोलोगे 50। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये देखो साइन 50 हो गया कि नहीं हो गया। तुम कॉस 40 को साइन 50 करने में समय थोड़ी ना लगाओगे। मैंने कहा ये देर का साइन, देखो ये लिख सकते हो साइन 90 माइनस 50 की नहीं लिख सकते हो। देखो ये साइन 40 ही तो लिखा है, ये साइन 40 था, 40 को क्या लिख दिया हमने, 90 माइनस 50 है तो 40 ही। ये क्या हो गया, आप बोलोगे ये हो गया कॉस 50। यानी अब अगर नया क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बन गया, नया क्वेश्चन बन गया साइन 70 प्लस साइन 50 बटे मेरे भाई नीचे हो गया कॉस 70 प्लस कॉस 50। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी साइन, ये भी साइन, ये भी कॉस, ये भी कॉस। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बढ़िया तरीके बात भी समझ में आ गई। मैंने कहा जब साइन C प्लस साइन D होता है तो फार्मूला हो जाता है 2 साइन C प्लस D/2, साइन C प्लस D, 70 और 50 120 और बाई 2 करेंगे तो 120/2 यानी 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। देखना ध्यान से सुनना, साइन C, ये C हो गया, और प्लस D यानी ये D हो गया, और बटे 2 तो C प्लस D बाई 2, तो ये 120/2 तो कितना आ गया 60, तो ये लिख दिया साइन 60 इंटू कॉस C माइनस D/2। कॉस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C माइनस D, यानी 70 में से 50 चले गए 20 और बटे 2 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा इंटू कॉस 10। बटे में देखना सेम कॉन्सेप्ट नीचे, कॉस C प्लस D/2 क्या होता है 2 कॉस C प्लस D/2, तो 2 कॉस C प्लस D/2 करोगे कितना आ जाएगा 70 50 120/2 यानी 60 इंटू कॉस C माइनस D/2 कॉस C माइनस D कितना हो जाएगा 70 माइनस 50 20 बचेगा, 20/2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कॉस 10 ये भी आ गया। देखोगे तो कॉस 10 से कॉस 10 चलता फिरता बना मेरे भाई, 2 से 2 कट गया। अब आप एक बात बताओ, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन रूल एक होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, बोलोगे ये होता है टेन थीटा, याद है कि नहीं है। तो बोल सकते हो कि साइन 60 बटे कॉस 60 कितना हो जाएगा टेन 60, और टेन 60 का मान कितना होता है √3। देन द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √3 और दिस इज़ द राइट आंसर। जल्दी से बता दो कोई समस्या अगर 1% की भी है तो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या। आप बोलोगे भैया समस्या कुछ नहीं, एक बार ये समझा दूं कि आपने बोला कि यहाँ पर 70 था, यहाँ पे 50 था, आपने ये 70 प्लस 50/2 कर दिया, और ये 70 माइनस 50/2 कर दिया। 70 प्लस 50 120/2 यानी ये आ गया 60, और 70 माइनस 50/2 20/2 यानी ये आ गया 10। तो ये हो गया 2 साइन 60
कॉस 10। अच्छा, ये काम किया गया है। दूसरा कौन सा था? कॉस सी प्लस कॉस डी। तो 2 कॉस, ये देखो ये वाली वैल्यू 60 बन गई, ये वाली वैल्यू मेरे भाई 10 बन गई। ये 10 वैल्यू से ये 10 वैल्यू कट गई, ये 2 से ये 2 कट गया, ये साइन बटे कॉस 10 हो गया और 10 60 की वैल्यू मेरे भाई √3 हो गई। तो दिस इज़ माई आंसर। आई होप मेरे बढ़िया तरीके से भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँगा मैं, और बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें भी समझ में आ रही होंगी। देखो, ये सिर्फ आशा की जा सकती है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसका आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज अब बचा नहीं है, ठीक है। 10th में तो इसका बिल्कुल भी यूज नहीं बचा है। तो इसे सिर्फ याद कर लो कि 10a + b + c = क्या होता है। बोलोगे ये हो जाता है 10a + 10b + 10c, 10a + 10b + 10c, ठीक है, माइनस 10a 10b 10c, 10b 10c अपॉन मेरे भाई 1 माइनस 10a 10b 10b 10c माइनस 10c 10a, ठीक है। तो इसका अब आपकी ज़िंदगी में कोई यूज है नहीं, तो इसे बस याद रखो। ओके, कोई समस्या भी है यहाँ तक? बोलोगे बढ़िया तरीके समझ में आया, दिक्कत कुछ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, परेशान क्यों हो भाई। ये दे रखा डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूला मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि sin 2a क्या होता है, cos 2a क्या होता है। ये अल्टरनेटिव भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको सारे याद होंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इन पर चर्चा की है। ये देखो 3a के फार्मूले होते हैं। sin 3a, sin 3a होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब a, और cos का जस्ट इसका उल्टा लगता है कि 4 cos क्यूब a - 3 cos, यानी इसको इस तरीके से लिख दिया गया, इसको इस तरीके से, पहले ये बाद में ये टर्म, sin का sin में, cos का cos में, ठीक है। tan 3a क्या होता है 3 tan a - 10 क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a, ये अपॉन है, ठीक है। चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को यहाँ पे ना लिख करके हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से गायब कर देते हैं और इसको इसके अपॉन में लिखते हैं, ऐसे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 1 - 3 tan स्क्वायर है। तो इन क्वेश्चन पर हम लोग ऑलरेडी मेरे भाई जब एसएससी पे हम लोगों ने प्रैक्टिस की एसएससी के क्वेश्चंस की सीजीएल के लिए, तब फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को आपको आराम से सॉल्व करवाए हैं। बहुत सारे इस तरीके के प्रश्न और इनसे भी शॉर्ट ट्रिक में बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आई होप ये सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। ये हाफ फार्मूले दे रखे हैं, ये फार्मूले मैं आपको एक काम करता हूँ, ऐसे ना बता करके डायरेक्ट समझा देता हूँ। sin 2a के फार्मूले देखना ध्यान से। जैसे मैंने एक फार्मूला आपको बताया कि sin 2a फार्मूला क्या होता है, 2 sin a × cos a। हाफ फार्मूला का मतलब होता है जो वैल्यू हमको दे रखी है उसको हाफ कर देना, यानी यहाँ पे अगर 2a दे रखा था तो यहाँ पे हम इसको हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 से 2 ये कट गया तो हम डायरेक्ट वैल्यू पूछते हैं कि sin a की वैल्यू बताओ, यानी sin a के लिए फार्मूला क्या होगा। आप बोलोगे कुछ ना करो, बस इसमें से हाफ कर दो सारे एंगल को, sin a/2 और इंटू cos a/2, हर एक के लिए यही काम होगा। मैंने कहा बता दो जरा भैया cos 2a के लिए क्या हो जाएगा। cos 2a के लिए मेरे भाई फार्मूला एक होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, और एक होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। तो ये 3 फार्मूले होते हैं। मैंने कहा अगर यहाँ पर ये 2a जो दे रखा था, इसका अगर मैं ये यहाँ से 2 रफ़ कर दूँ, तो बोलोगे अगर यहाँ से भैया तुम 2 को रफ़ कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ सबके a के बटे में 2 जुड़ जाएगा, बस a के बटे में 2 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएंगे सारे, बाकी फार्मूला सेम वही रहेगा, ठीक है। तो इनके लिए आप कुछ अलग से मत याद करो, सिंपल सी बात है, सारे फार्मूले जो दिए गए हैं उसमें एंगल को आधा कर देना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही है। इस पर क्वेश्चन बेस्ड आपसे पूछा गया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, बता देता हूँ आपको, और उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा करके देख लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का मतलब जानते हो 22.5। आप बोलोगे भैया 22.5 का मतलब होता है 22 ज़ा कितना होता है, ये मेरे भाई 22 ज़ा कितना हो जाएगा, ये आपका 44 और 1 45, 45/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 45/2 डिग्री। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही है। हमने क्या बोला आपसे कि अगर इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाए हमसे, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि cos 2a जब होता है तो इसका एक फार्मूला बनता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, हाँ या ना, जल्दी से बोल दो,
ये बनता है कि नहीं बनता? यानी अगर यहाँ पर ए होता है तो यहाँ पे 2a होता है, यहाँ पर ए होता है तो यहाँ पे 2a होता है। जल्दी से बोलो एक बार, बोलो बिल्कुल सही बात है, बोलोगे बिल्कुल सही है। मैंने कहा अगर इसको उठाकर इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस इसको इधर उठा लाओ जो ये हो जाएगा cos 2a। बोलोगे बिल्कुल सही। मैंने कहा इस 2 को यहाँ से हटा करके अगर बटे में ले आओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा अब यहाँ पे a बराबर 22.5 डिग्री रख दो, a बराबर 22.5 डिग्री। तो बोलोगे भैया रख देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a यानी 2 गुना कर दो 22.5 का 2 गुना, 22.5 का 2 गुना होता है 45, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री बटे, मैंने कहा नीचे 2 लिखा, नीचे 2 लिख दो। अब आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और बटे में पूरे का 2। इसे सॉल्व करोगे तो √2 बन जाए √2 माइनस 1, तो ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 2√2। आप बोलोगे भैया इसका मतलब साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान जो है वो आ जाएगा √2 माइनस 1/2√2। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, नीचे √2 नहीं आना चाहिए, कॉन्जुगेट कराओ इसका, √2 से ऊपर गुणा √2 से नीचे गुणा। तो बोलोगे भैया हो जाएगा 2 2 जा √2 2 माइनस ये √2 बन जाए √2 और नीचे देखो √2 का इंटू 2 से हुआ तो ये 2 2 जा 4 बन गया। अब मैंने कहा मुझे वैल्यू चाहिए थी साइन 22.5 डिग्री की, तुमने वैल्यू निकाल दी साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री की। ये स्क्वायर किस खुशी में लेके चले आए, तो मैंने मांगा भी नहीं था। तो बोलोगे भैया इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर से अंडर रूट इसका कर दोगे, जब इसका अंडर रूट करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो यही बनेगी रहेगी 2 माइनस √2। नीचे जो 4 तुमने लिख रखा है 4 √2 के बाहर आ जाएगा और 2 बाहर निकल आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 22.5 डिग्री का √2 माइनस √2/2। बताओ जल्दी, अगर कोई समस्या है यहाँ तक 1% की, जल्दी से समझा दो अगर कोई दिक्कत है। अब देखो हो सकता है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब जो 1 2 बार कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, उन्हें तो टफ नहीं लगेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाले बंदे हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें इनसिक्योर कर सकती हैं। तो कोई बात नहीं, 1 2 बार देख लेना वीडियो को। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के बेस्ड पे बताता हूँ, बाद में हम इसकी बात करेंगे। आपसे मेरे भाई क्वेश्चन जो आस्क किया गया एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ दिया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और उसने बोला कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी इसका अधिकतम मान पूछा गया आपसे, वो कितना होगा। और लोग भाई हो गए कंफ्यूज कि ये क्या पूछ दिया, ये तो भाई औकात बाहर चीज़ पूछ दी इन्होंने। बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। देखो जो इनके कॉफिशिएंट लगे होते हैं, जैसे इनका जो गुणांक होता है, कॉस का गुणांक a है, साइन का गुणांक b है, कॉस का गुणांक a है, यहाँ पे देखो साइन का गुणांक b है, तो इसमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसके मैक्सिमम वैल्यू से। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इसके गुणांक का अंडर रूट स्क्वायर का सम, इनके गुणांक के स्क्वायर का सम और उसका अंडर रूट। इनके मिनिमम मान की वैल्यू माइनस लगा दो, यही सेम मान माइनस में हो जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, और प्लस में है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। आप बोलो इसके आगे क्या लगा हुआ है, बोलोगे कुछ नहीं तो 1 तो होगा। इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं तो 1 तो होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे प्लस की हो जाएगी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, मैंने कहा a की जगह 1 दे रखा, b की जगह भी 1 दे रखा, तो इसके मतलब अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बोलोगे ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर का मान 1 प्लस 1 स्क्वायर का मान 1, तो ये हो गया अंडर रूट में 2। और दिस इज़ माय आंसर मेरे भाई। ये आपका ऑप्शन दे रखा था उसमें, और बहुत सारे लोगों ने इस आंसर को गलत कर दिया, उन्होंने +1 आंसर लगाया। उनके हिसाब से +1 इसका मैक्सिमम आंसर था, मैक्सिमम वैल्यू थी। तो जो भी मतलब जिसने जैसा किया अलग की बात है, पर आपको याद रखना है कि वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो वो इस तरीके से बतानी है, उनके कॉफिशिएंट का यूज करके, ठीक है। तो इसी के साथ में मेरे हिसाब से तो ये लास्ट पेज था, हाँ ओके, ये लास्ट पेज था। तो अगर मैं देखो, मैं ये सिर्फ आशा कर सकता हूँ कि मैंने जो बताया वो आपके समझ में आया। मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे कि मैंने जितना कुछ समझाया आप समझ ही गए हैं, पर हाँ एक अच्छा खासा कंटेंट जिसे बोल सकते हो,
कम समय में 1 घंटे में एक बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक रिवीजन और एक बहुत ही अच्छा कंटेंट अगर आप चाहते थे तो वो ये क्लास आपको 100% मेरे भाई देगी। उस बात पर आप श्योरिटी कर सकते हो कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिला है, एक अच्छी तरीके से क्लास को समझाया गया है। तो मैं बस इतनी सी आशा करता हूँ कि अगर आपको क्लास समझ में आती है तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, जो आपके और बाकी स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके ग्रुप में किसी तरीके से इसको जो है आपको पहुँचाना है। ट्रिगो का हम लोगों ने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। आपके क्लास 10th में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप क्वेश्चन लगाना, इसकी यूज करना फार्मूलों का। और इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ में। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा करवा देता हूँ, ठीक है? तो परेशान मत हो, उसका भी करवा देंगे। उसके बाद फिर एरिया एंड वॉल्यूम और वगैरह वगैरह सारे फार्मूले वाइज क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे, वो भी सारी की सारी रिकॉर्डेड वीओडी क्लासेस में। तो आप सभी को मज़ा आई होगी क्लास में। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में।